स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। बच्चों, आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जो लेकर आए हैं वो आपके लिए मॉडर्न पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको हम लेकर आए हैं। मॉडल पेपर का हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में फिर आगे दिक्कत ना हो और आप आसानी से रिवाइज कर सकें। ठीक है बच्चे, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले आप लोग सभी जगह सभी बच्चों को ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वैसे बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार देने वाले हैं उन सभी बच्चों तक यह पहुंच पाए। ठीक है, आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जो भी यूज़ कर रहे हैं बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस लेक्चर को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएँ। तो इसी के साथ बच्चे, हमारा आपका मॉडर्न पेपर का जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, उससे पहले हम आपको बता दें बच्चे पैटर्न, कि आपको 80 कुल 80 क्वेश्चन दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको मात्र 40 सही करना है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। 80 पे आपको फोकस नहीं करना है बच्चे, आपको फोकस करना है ओनली 40 पे। ठीक है, 40 मार्क्स आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव में, यह आपको याद रखना है। 80 हो या फिर 90 हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़े बच्चे। तो आगे सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वह है आपका, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम आपको बताए थे, जब हम आपको सिविक्स पढ़ाए थे तो वहाँ पे हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां के बारे में बताए थे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां का कार्य, ये सभी कुछ हम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है बच्चे, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आंसर बी, भारतीय जनसंघ। ठीक है, आंसर बी होगा। ठीक है बच्चे, भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी होती है। ठीक है, इसका बीजेपी। तो याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लिखा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। यहाँ पे दिया गया है जो बिल्कुल अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। ठीक है, डी पे वो मार देंगे, लेकिन इसका डी नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता दल। इस दोनों सेम ही होता है, या तो पार्टी या तो दल, दोनों सेम होता है बच्चे, हम आपको लेक्चर में पढ़ाए थे। तो इसका पुनर्जन्म पूछ रहा है, मतलब पुराना वाला संगठन को फिर से जगाकर कौन सा संगठन बनाया गया। तो याद रखिएगा, भारतीय संघ को जगाकर फिर से भारतीय जनता पार्टी का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इसका आंसर क्या होगा, बी हो गया। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें कह रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको पढ़ाए थे। इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है बच्चे, महाराष्ट्र में हुई थी। जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट इसको रिवाइज करते हैं, ताकि आपको आसान से शब्द में समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो याद रखिएगा बच्चे, इसका आंसर आपको होगा 74वां संशोधन। कौन सा है, 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। स्थानीय स्वशासन क्या होती है, ये हम आपको पढ़ाए हैं। स्थानीय स्वशासन जिसका सरकार का 3 अंग होता है। ठीक है, हम आपको अच्छे से बताए थे। उसके बाद है आपका बच्चा, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय। आपका आंसर क्या हो गया बच्चे, सी, त्रिस्तरीय। सारा कुछ आप लोग याद रखिएगा बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम ये बोर्ड के द्वारा, ये ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा यह क्या किया गया है, मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो 100% उम्मीद रहता है कि इसमें से आने की संभावना है। आपका प्रश्न नंबर 5 है बच्चे, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्न नंबर 5वां जो कि है वह है मद्रास में। क्या है बच्चे, मद्रास में, जो कि वर्तमान में अब इसे मद्रास नहीं चेन्नई के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इसको,
अगर ऑप्शन में दे दे तो सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बीएससी से एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार अपना राज्य है, पहला राज्य है जहाँ पे पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को सबसे पहले दी गई थी। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो याद रखिएगा, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ना राष्ट्रपति पर लागू होता है, ना उपराष्ट्रपति पर लागू होता है, तो किस पे होगा बच्चे? हमारा आंसर होगा ए, सांसद और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट है बच्चे, कुपरिणाम का पूछ रहा है, मतलब कुपरिणाम। तो क्षेत्रवाद की क्या है? तो राष्ट्रीय एकता को नहीं खंडित करती है, अपने क्षेत्र की लगाव, यह तो इम्पोर्टेंट है, तथा राष्ट्र हित, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो अलगाव किस पे कर रही है? तो अलगाववाद पे। कुपरिणाम किस पे निकल रहा है? तो अलगाववाद पे। इसका आंसर आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है बच्चे कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? आपको कई बार ये हम बता चुके हैं कि जब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाए थे तो बहुत ही अच्छे से बताए थे कि हमारे भारत के एकमात्र ऐसे अर्थशास्त्री थे, ऐसे मतलब एक दार्शनिक थे, कुछ भी कह सकते हैं इनको, बहुत कुछ कम है। तो वो कौन हो गया आपके बच्चे? चाणक्य, ऑप्शन बी, जिन्होंने अर्थशास्त्र की क्या की थी? परिकल्पना की थी। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर है बच्चे 10, इनमें से किस राज्य की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? ठीक है, क्या बोल रहा है? अन्य से अलग है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन आपका सी इसमें सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है? तो संघीय व्यवस्था अलग है। ठीक है, संघीय व्यवस्था क्या होता है हम आपको बताए थे जब आपको इकोनॉमिक्स का सारा, देखिए एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमारा नोट्स से बाहर गया है। तो आप लोग से विनती है कि अभी भी टाइम है, थोड़ा मेरे नोट्स को, थोड़ा मेरे लेक्चर को एक बार जरूर देख लें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किस पर प्रभावित है? तो याद रखिएगा, किस पर प्रभावित है बच्चे? तो आपका आंसर होगा इसका ए, कनाडा पे प्रभावित है। ठीक है, कनाडा से हमारा जो भारत का संघीय व्यवस्था है यह प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रहित भाषाओं की, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है? तो याद रखिएगा बच्चे, 8वीं अनुसूची में आपका क्या किया गया है? हमारे राष्ट्रीय भाषाओं को रखा गया है। कुल हमारे देश में राष्ट्रीय भाषाएं कितने हैं? तो याद रखिएगा 22 कुल भाषाएं हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 22 कुल भाषाएं हैं बच्चे, 22। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे है अपना 13वां क्वेश्चन, जिसमें राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कंफ्यूज आप बिल्कुल हो सकते हैं। पूछ रहा है राज्य, मतलब राज्य में, तो यहाँ पे अधिकतर बच्चे क्या कर देंगे? डी पे ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, क्योंकि राज्य है तो राज्य चुनाव आयोग करवाएगा, लेकिन ये गलत है बच्चे। राज्य चुनाव आयोग जो है वो क्या करवाती है? तो स्थानीय चुनाव का क्या करती है? संचालन कराती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है बच्चे, वही क्या करती है? लोकसभा चुनाव भी करवाती है और विधानसभा चुनाव भी करवाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। शिक्षा को, ऑप्शन इसका हो गया सी, समवर्ती सूची में रखा जाता है। क्योंकि क्या होगा बच्चे, जब हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि क्या है? 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जिसमें क्या करती है? राज्य और केंद्र मिलकर काम में करती है। ठीक है, इसमें समन्वय बनाया गया है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण आपका हुआ था बच्चे 1871 ईस्वी में। ठीक है, 1871 ईस्वी में हुआ था, इसका ऑप्शन बी हो गया। 16, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट है बच्चे, हुआ आंदोलन किया था आपका, इसमें आपका हुइनुई फू सो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आप लोग एक कॉपी में ज़रूर से लिख लीजिएगा बच्चे, ताकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले एग्ज़ाम में तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी भूले नहीं, और सिर्फ नाम देखकर, कहीं भी नाम देखकर आप सही कर दें। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है, जो कि हम मॉडल पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर तो लगभग सभी विद्यार्थी के पास आ गए होंगे, लेकिन इसको एक बार हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए ताकि आपके मन में, आपके दिमाग में बैठ जाए। मेरा उद्देश्य ये है। जनरल लोन, जनरल लोन, लोन किसे देश में प्रधानमंत्री होता है? क्या बोल रहा है बच्चे कि जनरल लोन लोग लोन किस देश के प्रधानमंत्री होते हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंबोडिया का। जनरल लोन जो थे वो किस बार? कंबोडिया के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे। ठीक है, आगे है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत अच्छे से पढ़ाएं, सारा क्वेश्चन अब देखिए, सब कुछ पढ़ा हुआ है मेरे नोट से, एक भी ऐसा नहीं है जो बाहर गया है, सारा का सारा पढ़ा हुआ है। तो इसमें हम क्या पढ़ाए थे बच्चे? हनोई समझौता। ऑप्शन बी पे टिक लगा दीजिएगा आप लोग। अभी तक आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो यार ये सभी को पता होना चाहिए, साबरमती की आश्रम की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी बच्चे? तो अहमदाबाद में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे इसमें। तो इसमें रखा गया था बच्चे, जो ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा दीजिएगा बच्चे, कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो क्वेश्चन 20 का, इसमें आपका सूरत नहीं होगा, नागपुर नहीं होगा, कलकत्ता नहीं होगा, कानपुर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड के द्वारा गलत ऑप्शन दिया गया है। इसका होगा बच्चे लाहौर। याद रखिएगा, लाहौर में क्या हुआ था? लाहौर में इसका स्वराज का क्या रखा गया था? रक्ष रखा गया था। और कब रखा गया था बच्चे? तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में क्या रखा गया था? स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, दांडी यात्रा से किस यात्रा की शुरुआत हुई थी? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हुआ था, ऑप्शन आपका ए है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा। अभी तक आप बताइए बच्चे कि अभी तक आपका 21 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाएँ, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चे आपके सामने। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बहुत ही अच्छे पढ़ाए थे जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाए हैं हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद, उसमें हम आपको बहुत ही विस्तार से ये सब चीज़ पढ़ाए हैं। इसमें तो गांधी जी ने कब लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें भाग लिया था। और किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन में। याद रखिएगा, ये सभी बातों को याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बताइए बच्चे, आप लोग थोड़ा बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। आगे अगर हम लोग बात करें तो बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1905 ईस्वी में। ऑप्शन ए, कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जो क्या था? लॉर्ड कर्जन उस समय का वायसराय था, इसके द्वारा की गई थी। ठीक है बच्चे, आगे है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो अब बताइए, मित्र राष्ट्र का मतलब आप समझ रहे हैं? जब हम आपको पढ़ाए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हम आपको वहाँ पे एक कहानी बताए थे। क्या बताए थे कहानी बच्चे? कि वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड जब हुआ था तो उसमें 2 ग्रुप थे। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। तो ग्रुप ए को मित्र राष्ट्र तथा ग्रुप बी को, ठीक है, बोला जाता था। इस प्रकार पूछ रहा है मित्र राष्ट्र, तो ग्रुप ए का जो था उसमें कौन था बच्चे? तो उसमें था आपका फ्रांस था, रूस था और ब्रिटेन था। ये तीनों क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। तो बच गया कौन? आपका जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक लगा देना है। देखिए, इस तरह से जब अगर आपको क्वेश्चन ना भी आए, ठीक है ना, क्वेश्चन ना भी आए जब एग्जाम में, तो आपको इस तरह से टिक लगाना है, तो आप बिल्कुल 100% सही कर आएंगे बच्चे। ठीक है,
उसके बाद हम लोग बात करें तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था बच्चे। आगे हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से किसने पारलूम का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, पारलूम का आविष्कार किसने किया था। तो पारलूम का आविष्कार एडम किसने किया था, एडम कार्टराइटर ने किया था। याद रखिएगा, कार्टराइटर ने किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चे, थोड़ा बताइए आप लोग कि न्यू डील नामक आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी। तो याद रखिएगा, अमेरिका में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा। नोट्स ये PDF अगर किसी से डाउनलोड नहीं हो रहा हो तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारा सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चे, जो कि पूछ रहा है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो जाहिर सी बात है बच्चे, हम आपको पढ़ाए थे कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें वर्ल्ड वार के बाद सोवियत संघ जो था उसको क्या किया गया था, कमज़ोर कर दिया गया था। किसके द्वारा, अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर। तो जाहिर सी बात है, इसमें अमेरिका क्या किया, फ़ायदा उठा लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका फ़ायदा उठा लिया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। आगे बात की जाए तो इनमें से कौन देश दक्षेत्र का सदस्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए बच्चे, दक्षेत्र का सदस्य कौन नहीं है। तो इंडोनेशिया नहीं है। दक्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, दक्षिण भाग का जो है, हम आपको बताए थे कि दक्षिण भाग जो है, हम आपको बताए थे पूरा वर्ल्ड जो पूरा पृथ्वी है वो 7 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, जिसमें से यूरोप है, एशिया है, ये सभी है। तो दक्षिण जो है वो कौन है, भारत का पार्ट है, भूटान भी है और बांग्लादेश भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया नहीं है। उसके बाद है 31 नंबर, रूसो किस देश का रहने वाला था। तो याद रखिएगा, रूसो किस देश का रहने वाला था बच्चे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो फ्रांस का। यहाँ पे बच्चे बहुत अधिकतर गलत कर देंगे, जो अधिकतर जो नहीं जानते हो तो बिल्कुल गलत करेंगे। यहाँ पे है रूसो, तो यहाँ पे लिख देगा रूस, लेकिन ये रूस नहीं होगा बच्चे, रूस फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, आगे है अल हिलाल का संपादन किसने किया था। अल हिलाल का संपादन किसने किया था बच्चे। तो याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए सही होगा। गुटेनबर्ग, क्वेश्चन नंबर 33, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो आपको हम पढ़ाए थे बच्चे, जब प्रेस और संस्कृति का राष्ट्रवाद पढ़ाए थे तब हम आपको पढ़ाए थे। तो गुटेनबर्ग सबसे पहले जिस पुस्तक की रचना की थी उसका नाम था बाइबिल। ऑप्शन सी सही होगा आपका। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन नहीं किया था। अब बताइए बच्चे, इसमें से किसका संपादन नहीं किए थे महात्मा गांधी द्वारा, तो बताइए। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया है जो, वो क्या किया था बच्चे, यंग इंडिया का जो है संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है काउंट काबुल को क्विंटन इमेलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था। जब हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है बच्चे, कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इन सभी में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि काउंट काबुल कौन था, मेजिनी कौन था, क्विंटल इमेनुअल कौन था, ये सभी बताए थे। तो याद रखिएगा, क्विंटल इमेनुअल जो था उसका काउंट काबुल क्या था बच्चे। तो काउंट काबुल उसका प्रधानमंत्री था। ठीक है, प्रधानमंत्री बनाया गया था काउंट काबुल को। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो बताइए बच्चे, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मेटरनिख ने। कब की थी बच्चे। तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी में, जब क्या हुआ था, नेपोलियन का अंत हुआ था, तब नेपोलियन युग का अंत हुआ था, तब इसका मेजबानी, इसका बैठक किया गया था। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की गई। बताइए बच्चे, किस संगठन की स्थापना की गई। तो चेका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो याद रखिएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई थी। तो 1986 में। ऑप्शन नंबर ए
आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे, जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चे, यह 17 मार्च को मनाया जाता है, 17 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, इसका अनुमान कब लगाया गया था। तो इसका अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, तो हम आपको पढ़ाए थे जब इकोनॉमिक्स, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे। इस किसके द्वारा लगाया था, तो हमारे भारत के बहुत ही विख्यात, बहुत ही एक अच्छे मतलब स्वतंत्रता सेनानी, जो कि कौन थे, दादा भाई नेहरू, इनके द्वारा लगाया गया था। गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है, बताइए जरा, आपके लिए है, गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की। तो याद रखिएगा बच्चे, कौन है, तो आपका कुजेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कुजेंस। 42 नंबर क्वेश्चन है आपके बच्चे, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किस सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक हम आपको पढ़ाए थे, HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हम आपको बताए थे बच्चे कि इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें से किसे शामिल नहीं किया, क्या बोल रहा है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे शामिल किया जा सकता है। तो जीवन प्रत्याशा बिल्कुल किया जा सकता है, जीवन स्तर किया जा सकता है, तथा जीवन, और उसके बाद है शिक्षा प्राप्ति, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका आंसर, इनमें सभी। 43 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है, बताइए जरा, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास आयोग, ठीक है। उसके बाद है 44 नंबर, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी। तो जरा बताइए बच्चे, किसने लिखे था। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरू ने सबसे पहले इन्होंने बताया था, ठीक है। स्वीडन की मुद्रा क्या है, बताइए जरा, स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा आप, स्वीडन की मुद्रा है क्रोना, क्या है बच्चे, क्रोना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है, बताइए जरा, सर्वोच्च बैंकिंग संस्था कौन है बच्चे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1935 में, क्षमा कीजिएगा बच्चे, थोड़ा सा हम भूल गए थे, 1935 में, याद रखिएगा। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, बताइए जरा। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जाहिर सी बात है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर शिक्षा होगा हमारे पास, आपके पास, तो हर चीज़ हम लोग आसानी से कर पाएंगे। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है बच्चे, आप अगर पढ़े होंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ पा रहे होंगे आप कि भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा जीवन निर्वाह करने की अगर कोई सुविधाएं हैं तो वह है कृषि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, जरा बताइए बच्चे, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो यातायात की, अगर यातायात की सुविधाएं होगी तो प्राथमिक क्रिया आसानी से हो पाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चे, सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसमें हॉलमार्क, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 51 नंबर बात करें तो इनमें से किस संस्था का गठन 1954 ईस्वी में किया गया, जरा बताइए बच्चे, किसका किया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आपको हम पढ़ाए थे बच्चे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, क्या बोल रहा है, मौसमी बेरोजगारी कब पाई जाती है बच्चे। तो बताइए जरा, मौसमी बेरोजगारी आपको कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जब हमको कृषि पढ़ाए थे बच्चे तो बताए थे ना, कृषि पे क्योंकि कृषि को मौसम पे विभाजन किया गया है, 3 रबी, खरीफ, ये सब में, तो इसलिए मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है, ठीक है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है बच्चे? तो याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है जिसमें निजी लाभ होता ही है, बिल्कुल निजी लाभ होता है, सही है। मूल्य तंत्र होता है, साधनों का निजी स्वामित्व बिल्कुल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 54 क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा बच्चे, इसका किस राज्य से है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, राजस्थान से है। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चे बी, किसका? बी, ऑप्शन नंबर बी, कुंडलम परमाणु विद्युत गृह, इसका निर्माण किया जा रहा है रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 56, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा इसको डी, इनमें से झूम, दीपा तथा पलामू। ठीक है, क्या बोल रहा है? सॉरी, झूम, दीपा और पामलू। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, इन तीनों को मिला के कर्तन प्रणाली, क्या बोलते हैं? कर्तन प्रणाली। ठीक है, इन तीनों को मिला के कर्तन प्रणाली। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारंभिक जीवन कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो कर्तन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे डी। आगे हम लोग बात करें 57 क्वेश्चन का, तो डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 58 क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए बच्चे, कब किया गया था? तो 58 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कब किया गया था? तो 1953 में। उसके बाद है, आगे बात करें बच्चे, तो आगे है आपका 59, इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए जरा, इन्नौर बंदरगाह, तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आगे है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है? जरा बताइए, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सोन नदी घाटी परियोजना। हम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे जब ज्योग्राफी का हम सेक्शन में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जरा बताइए बच्चे, नंदा देवी तो कहाँ है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सभी बच्चों को पता होगा बच्चे, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? जरा बताइए, बिहार में कितने प्रतिशत वन का फैलाव है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, 7%। याद रखिएगा, 7% बिहार में वन का फैलाव है। ठीक है, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? जरा बताइए बच्चे, कौन सा कार्बनिक खनिज नहीं है? तो इसमें बिटुमिनस है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, इनमें से सभी। तो मुझे लग रहा है बच्चे, क्योंकि कार्बनिक खनिज पूछ रहा है, तो कार्बनिक खनिज आपको सभी हो जाएंगे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस भी हो गया और बिटुमिनस, तीनों लग रहा है। तो शायद मेरा को लग रहा है बच्चे कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेकिन मैं कंफ्यूज यहाँ पे हूँ, तो मैं गलत आपको नहीं बताऊँगा। एक बार आप लोग कन्फर्म हो जाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, ये आपके लिए 64 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। 65 क्वेश्चन की बात करें बच्चे, तो 65 है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो ये सभी को पता होगा, चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है बच्चे? तो याद रखिएगा, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ है? तो डिगबोगई, ये कहाँ है डिगबोगई? तो आपको बताया था महाराष्ट्र में। चलिए आगे हम लोग बात करें 67, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? हम आपको बताया था मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी, तेल शोधक के लिए प्रसिद्ध है। क्या है बच्चे? तेल शोधक के लिए प्रसिद्ध है। आगे 68, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? जरा बताइए बच्चे, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो सभी को पता है, चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं।
जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणीय है? याद रखिएगा, जूट उत्पादन में आपका भारत, याद रखिएगा भारत देश जो है वो सबसे आगे है जूट उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 70, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क की अग्रणी उत्पादन करने वाला राज्य है? बताइए जरा बच्चे, कौन है? तो इसका ऑप्शन आपका ओडिशा, ओडिशा हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर सही होगा। याद रखिएगा, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? जरा बताइए बच्चे। तो इसका नंबर हो गया आपका डी, भागलपुर को रेशम नगर के जाना जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 73 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं बच्चे। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको चैनल को शेयर करें, लेक्चर को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पे जुड़ पाएँ, अधिक से अधिक बच्चे देख पाएँ और वो अपने एग्ज़ाम, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 73 है बच्चे, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? तो सबको पता होगा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, कि बाढ़। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बच्चे बाढ़ की समस्या। ठीक है, हर साल ये देखने को मिलता है। उसके बाद है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोसी नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 75, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बना हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर। याद रखिएगा बच्चे, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को 2 बार कम से कम 100% देखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। आपका मॉडल पेपर पे आपके जैसा कमांड किसी भी बच्चे को नहीं होगा, हम बार बार बोल रहे हैं बच्चे, मॉडल पेपर पे कमांड किसी का नहीं होगा। और मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्वास कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है बच्चे, लगभग इससे अधिकतर प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? ठीक है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है बच्चे? तो इनमें से डी सभी सही होगा। ठीक है, इनमें से सभी, डी इसका क्या होगा? स्थानीय स्वशासन, संगठित संगठन तथा गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी क्या है? घटक हैं। आगे बात की जाए 77, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए की जाती है। क्या कर जाती है बच्चे? संसाधनों की खोज के लिए की जाती है। 78 बात करें हम लोग, तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो याद रखिएगा, ये कहाँ पे आई थी बच्चे? ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में क्या आई थी? 26 दिसंबर 2004 को बहुत ही भयंकर सुनामी देखा गया था। कहाँ? हिंद महासागर में। 79 क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं बच्चे। 79 क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था बच्चे भारत में? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1934 ईस्वी में, 15 जनवरी, याद कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, 15 जनवरी 1934 ईस्वी में। ठीक है, 15 जनवरी 1934 ईस्वी में भारत में बहुत ही भयंकर भूकंप देखा गया था। आगे हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह है 80 नंबर प्रश्न, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ठीक है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, सुनामी जो है बच्चे, वह जापानी भाषा है। ठीक है, क्या है? जापानी लैंग्वेज है, जापानी भाषा का शब्द है। इसी के साथ आपका पूरा एक मिनट बच्चे, ये आपका मॉडल पेपर पूरा 80 के 80 क्वेश्चन आपका सॉल्व करा दिया गया है। ठीक है, 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया है। इसमें से बस बच्चे अपना टारगेट रखना है कि 40 कम से कम हमारा सही हो जाए, और आपका इसमें से कितना ज़्यादा सही हो पाया प्लीज़ हमें कमेंट बताइएगा, तो हमको लगेगा कि हमारे बच्चे कुछ तो समझ रहे हैं, कुछ तो पढ़ पाए। और याद रखिएगा बच्चे, ये जितना भी क्वेश्चन है हमारा पढ़ाया गया नोट्स से है, तो आप लोग अगर अभी भी लेक्चर को नहीं देखें तो आपके पास टाइम है, कुछ देख लें। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके लिए और अच्छा बेहतर कंटेंट सबसे पहले ला पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।